वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं फिर से आपके नए लेक्चर को लेकर के, और जो लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो वो जाकर के लास्ट लेक्चर जरूर देख लेंगे। और बात हो रही थी उस लास्ट लेक्चर में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कृतकार। आइए वैद्युत द्विध्रुव को घुमाते कहाँ थे बच्चों? तो हम लोग घुमाते थे इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में। तो आज हम लोग उसी के आगे बढ़ने वाला। हमने कल बता भी रखा होगा आपको कि जब आप द्विध्रुव को क्षेत्र में घुमाते हो तो द्विध्रुव को घुमाने में कार्य तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कार्य के बाद आता है नया टर्म जिसका नाम है स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि द्विध्रुव एक वैद्युत द्विध्रुव है और वैद्युत द्विध्रुव को घुमा रहे हो और द्विध्रुव में ये निकाय में संचित होने जा रही है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा हमेशा निकाय की होती है। तो निकाय में जब ये एनर्जी आ जाएगी तो इस निकाय की ऊर्जा को हम लोग कहते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। राइट, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। राइट, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो यही डिस्कस करेंगे हम लोग। हमारा टॉपिक ये। तो निकाय की वैद्युत स्थिर ऊर्जा को पहले समझ तो ले कि स्थिर ऊर्जा होता क्या, क्योंकि सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म ये होता है कि हमें स्थिर ऊर्जा समझ में आ जाए, पोटेंशियल एनर्जी होता क्या वो समझ में आ जाए, तब तो हम किसी निकाय के बारे में बात करें। आइए पहले वो डिटेल में समझने की कोशिश करें। एक्चुअली होता यूं है कि मान लेते कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है। राइट, अगर ये ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है और इस समय मैं इसमें एनर्जी की बात करूं तो मुझे कोई एनर्जी अभी दिखाई नहीं दे रही है। राइट, तो इसको अगर मैं यहां से इस तरीके से उठा करके यहां तक लेके जाऊं और छोड़ दूं, तो यहां तक ले जा करके हमने इसको पकड़ के रखा हुआ है। तो ऐसे केस में हमें इसको उठाना पड़ा। किसके अगेंस्ट उठाना पड़ा? तो मुझे इसको उठाना पड़ा गुरुत्व के अगेंस्ट, क्योंकि ये अपने आप तो ऊपर जाएगा नहीं, तो उसके लिए हमें इसको उठाना पड़ा। तो जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी चीज को उठाते हैं तो हमें वर्क करना पड़ा, जिसके वजह से यहाँ पे जब तक हम इसको पकड़े रहेंगे तो इस पर हमने वर्क जो किया है वो इसमें स्टोर हो गया। किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि कोई भी वर्क डन किस सिस्टम में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो इसमें एक एनर्जी आ गई। इस एनर्जी का नाम फिलहाल के लिए रखा गया है पोटेंशियल एनर्जी। जब ये पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम में है तो अब इसका काम क्या करेंगे? जैसे ही सिस्टम को छोड़ेंगे तो सिस्टम में मोशन आ गया, गति आ गई। ये गति कहां से आई? पहले तो ये गति में नहीं थी। ये गति कैसे आई? तो ये गति आई जब आपने इसको छोड़ा। इसका मतलब कि इसमें अभी सिस्टम में एनर्जी स्टोर हो गई थी और उसी सिस्टम में स्टोर एनर्जी को इस सिस्टम ने यूज किया और वापस से मोशन में आने की कोशिश करी। क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी सिस्टम पर जब आप काम करते हो किसी भी क्षेत्र के विरुद्ध जब आप काम करते हो तो वो एनर्जी को स्टोर कर लेता है, और जैसे ही आप उस सिस्टम को वहां से रिलीव करते हो, छोड़ देते हो, उस पोजीशन में हटाने की कोशिश करते हो, हट जाते हो, तो वो अपनी अवस्था में वापस आने के लिए अपनी एनर्जी को यूज करता है और गति में आने का प्रयास करता है। एनर्जी केवल दो ही प्रकार की होती है। जब तक सिस्टम रुकी हुई थी तब तक तो पोटेंशियल एनर्जी था, और जैसे ही सिस्टम को आपने छोड़ दिया, फ्री कर दिया, तो उसके अंदर वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। तो क्या समझे कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में एक नई एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी या फिर अपनी अवस्था प्राप्त करने के लिए काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होती है, रूपांतरित हो जाती है। राइट, समझ में आई बात? तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का मतलब यही है। अब आपको ये एनर्जी मिलेगी कैसे? तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो ये एनर्जी मिली कैसे? जब आप सिस्टम पर अगेंस्ट काम करते हो। किसके अगेंस्ट? ग्रेविटेशन के अगर अगेंस्ट काम करोगे, गुरुत्व क्षेत्र कहाँ होता है? नीचे की ओर। अगर आप गुरुत्व क्षेत्र के विरुद्ध काम करोगे तो इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। यही काम अगर आप किसी वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध करोगे, मतलब वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध विपरीत दिशा में जाने की कोशिश करोगे, तो उस निकाय में जो एनर्जी आएगी उसे हम वैद्युत स्थिर ऊर्जा कहेंगे। इसी तरीके से अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र के विरुद्ध करूं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट करूं, तो भी सिस्टम में एनर्जी आएगी, उसे हम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब चुंबकीय स्थिर ऊर्जा कहेंगे। यही अगर हम स्प्रिंग में बात करें, आपको पता है ना, स्प्रिंग को जब खींचते हैं तो स्प्रिंग भी अपने आप को वापस लाने की कोशिश करता है। इसके लिए हम खींचते जाते हैं। जितना खींचते हैं सिस्टम में एनर्जी स्टोर होती रहती है। जैसे ही छोड़ोगे आप तो एनर्जी को स्टोर करके रखा हुआ एनर्जी वापस से काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होगा और अपनी अवस्था में वापस आने का प्रयास करता है। तो कहानी सिंपल सी है कि पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थिर ऊर्जा हमेशा किसी न किसी क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य से संचित होता है और इस एनर्जी को वो वापस अपनी नई अवस्था मतलब कि
उस अवस्था में वापस जाने की कोशिश करता है जहां से आपने उस पर काम किया था। तो पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल सा मीनिंग समझ में आ गया। तो यहाँ पर अब आप इसकी परिभाषा शायद बना पाओ। यहाँ पे निकाय कौन है? यहाँ पे निकाय है द्विध्रुव, और यहाँ पे किसके विरुद्ध करना है? एक समान वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। तो परिभाषा क्या निकल के आई, ध्यान से समझिएगा। किसी वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के विरुद्ध घुमाने में किया गया कार्य निकाय मतलब द्विध्रुव में, निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। राइट, कहानी समझ में आई? तो इस तरीके से सिस्टम में एनर्जी स्टोर हुई, लेकिन ध्यान देना है क्षेत्र के विरुद्ध करना है। तो उसके लिए काम करते हैं, आइए अब इसको डायग्राम से थोड़ा ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप इसे पहचान रहे हैं ना, ये क्या है? ये है एक समान वैद्युत क्षेत्र। अब इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में आपने क्या करना है? एक डाइपोल को रख देना है। लीजिए आपने डाइपोल रखा इसको। अब ये डाइपोल को जब रखोगे तो डाइपोल तो घूम के इधर आना चाहता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि डाइपोल को अगर इधर आना होगा तो हमने कहा इस पर काम किया। डाइपोल तो अपने गुण की वजह से यहाँ पे आ जाता है। तो डाइपोल को हमें क्षेत्र के विरुद्ध ले जाना है, मतलब डाइपोल को आपको इस साइड में लाना होगा। एक सेकेंड, एक बात का ध्यान रखिएगा कि पहले तो हम ये तो देख लें कि डाइपोल अपने आप को कब सबसे ज्यादा बल आघूर्ण से अपनी दिशा में लाने का प्रयास करे। जब हमें ये पता चलेगा कि जब सबसे ज्यादा ये विरोध कर सकता है, जब सबसे ज्यादा ये बलाघूर्ण लगा सकता है किस दिशा में आने के लिए? अपनी दिशा में आने के लिए उस दिशा से हमें ऑपोजिट जाना होगा ना। जब हम उस दिशा से ऑपोजिट जाएंगे तभी ये काउंट होगा। राइट, नहीं समझे? क्या है कि जब डाइपोल को हम ऐसे रखेंगे तो उस समय कोण कम बन रहा है। कोण कम बन रहा है तो इसका मतलब बलाघूर्ण भी कम लग रहा है। बलाघूर्ण कम लगेगा तो इसका मतलब अब आप क्षेत्र के विरुद्ध ले जाके कौन सा बड़ा काम कर पाएंगे? तो पहले ये देखना होगा कि क्षेत्र पर सबसे ज्यादा बलाघूर्ण कब लगेगा? जब वो घूम के क्षेत्र की दिशा में आ जाए। राइट, क्षेत्र की दिशा में आ जाए। तो हम चाहते हैं कि उस दिशा से इसको विपरीत दिशा में लाया जाए। विपरीत दिशा मतलब कहाँ? क्षेत्र की दिशा इधर है, डाइपोल को कहाँ लाना होगा? क्षेत्र के विपरीत, मतलब इस दिशा में लाना होगा, मतलब इस दिशा में। तो पहले ये डिसाइड करिए कि क्षेत्र में डाइपोल सबसे ज्यादा अपनी दिशा में, मतलब क्षेत्र की दिशा में आने के लिए सबसे ज्यादा कब एफर्ट लगाता है? तो ये दिशा तो नहीं होगी, याद है ना? कितने कोण पर? 90 डिग्री पर। राइट, 90 डिग्री पर ये चाहता है कि हम अपने क्षेत्र की दिशा में आ जाए। तो डाइपोल को जब हम यहाँ पे रख दे तब तो ये सबसे ज्यादा एफर्ट लगाएगा अपने दिशा में आने के लिए। मतलब ये हो गया हमारा सबसे इनिशियल कंडीशन, जब डाइपोल चाहता है कि उधर चले जाए। लेकिन हम नहीं चाहते कि डाइपोल उधर जाए, हम इस पर काम करना चाहते हैं, और काम करना मतलब वर्क करना चाहते हैं। तो इसके अगेंस्ट करना होगा। क्षेत्र उधर है, क्षेत्र के विरुद्ध कहाँ लाना होगा? इस दिशा में। राइट, तो इस दिशा में लाइए, इसको घुमाइए, लाइए, इसको आपने घुमाना शुरू कर दिया। कहां से कहां तक घुमा दिया? तो डाइपोल ऐसे था, डाइपोल को आप घुमा करके मतलब क्षेत्र के ऑपोजिट ऐसे लेकर के आ रहे हो। ध्यान दीजिएगा, ऐसे। अब डाइपोल को यहां से यहां लाने के लिए आपको वर्क करना पड़ा। तो यही वर्क जो आपने क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया है, यही वर्क सिस्टम में अब स्टोर होने वाला है। तो पहले ये कितना बना रहा होगा? सबसे पहले इनिशियली आपने जब इसको रखा था तो 90 डिग्री पे, अब आपने इसको घुमाना शुरू किया। अब कितने कोण से घुमा दिया? थीटा कोण से घुमा दिया। थीटा कोण किससे लोगे? आपको याद होगा ना, मैंने बोला था एक निश्चित दिशा होनी जरूरी है। तो निश्चित दिशा किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा, निश्चित दिशा। इस निश्चित दिशा से आप जितना इसको घुमाएंगे उतना आप मेंशन करेंगे एंगल को। तब पहले तो ये चेक किया जाए कि जब हम द्विध्रुव को घुमाना शुरू करेंगे तो द्विध्रुव पर कार्य कितना करना पड़ता था। तो द्विध्रुव को क्षेत्र में घुमाने में कृत कार्य कितना होगा? तो कृत कार्य की वैल्यू W इज इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। राइट, थीटा 1 क्या था? जब हमने डाइपोल को रखा हुआ था जिस एंगल पे, और थीटा 2 जहां तक हमने इसको घुमा करके लाने की कोशिश करी।
अब क्योंकि ये वो सिर्फ वर्क डन को दिखाता है, ये वो पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल नहीं है जब हम फील्ड के अगेंस्ट लाते हैं। तो फील्ड के अगेंस्ट तो शुरुआत कहां से होती है? 90 डिग्री से, क्योंकि उस कंडीशन से ही हम सबसे ज्यादा इसका विरोध कर सकते हैं, राइट? तो विरोध तो करना पड़ेगा। तब क्षेत्र में द्विध्रुव को लंब दिशा, राइट, लंब दिशा से थीटा, लंब दिशा से थीटा कोण तक घुमाने में कृत कार्य, क्योंकि यही कार्य आपने किया है डायपोल को क्षेत्र के विरुद्ध घुमाने में, तब थीटा 1 की वैल्यू बच्चों क्या होगी? ऑफ कोर्स 90 डिग्री, क्योंकि आपने लंब दिशा से स्टार्ट किया है। तथा थीटा 2 की वैल्यू क्या होगी? तो क्षेत्र से थीटा 2 की वैल्यू थीटा हो गई। अतः यही कार्य जो है एनर्जी के रूप में स्टोर होने वाली है डायपोल में। तब W जो इज इक्वल टू होने वाला है U हो जाएगा, तो कार्य ही ऊर्जा है। अब यहां से आपको सिस्टम में नई एनर्जी मिलेगी, और ये नई एनर्जी क्या करेगी? अपने अंदर स्टोर करके अपनी अवस्था को बाद में बदलने की कोशिश करेगी। कब? जब आप बाहर से बल लगाना छोड़ दोगे। तो PE यहां पे क्या लिखोगे? cos थीटा 1 की जगह पे क्या लिखते हो बच्चों? 90 लिख दिया जाए, और cos थीटा 2 की जगह पे थीटा, राइट? तो ये हो जाएगा U इज इक्वल टू PE cos 90 की वैल्यू क्या? 0, और ये cos थीटा, तो cos थीटा तो रहेगा ही। फाइनली ये होने वाला है आपका U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। अब बहुत अच्छे से याद होगा आपको कि थीटा क्या है। थीटा आपका कोण है, जितनी दिशा तक आप इसको लेके जाओगे उतनी दिशा तक आप सिस्टम पे काम करोगे, और जितनी दिशा तक आप सिस्टम पे काम करोगे सिस्टम में एनर्जी स्टोर होती जाएगी, और जैसे ही आप बाहर से बल लगाना बंद कर दोगे तो सिस्टम घूम के अपने अवस्था में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी आ चुकी है, राइट? अब जरा सोचें कि ये डायपोल मोमेंट एक सदिश राशि इसकी दिशा थी, या इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक सदिश राशि इसकी भी दिशा थी। cos थीटा में थीटा क्या है? उनके बीच का कोण। cos थीटा क्या बताता है कि अगर दो सदिश राशियां अगर cos थीटा के साथ है तो डॉट प्रोडक्ट, और sin के साथ है तो क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? अथवा करके लिखा जा सकता है इसको बच्चों, U इज इक्वल टू, क्योंकि ये अदिश राशि है, माइनस माइनस तो रहेगा cos थीटा वेक्टर डॉट E। कैसे आया पता है ना आपको? बहुत अच्छे से याद होगा कि अगर एक सदिश राशि और दूसरी सदिश राशि का डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो वो AB cos थीटा हुआ करता था, और AB cos थीटा को हम ये लिख सकते हैं, राइट? तो ये हमने इसको इस तरह लिख दिया, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट होगा P और E का। बात क्लियर है ना? समझ में आई बात? तो इस तरीके से हम सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट मतलब हमें समझने वाली क्या बात मिली, आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। नोट में समझने की कोशिश करेंगे क्या हो रहा है। डायपोल को अगर मैं घुमाने की कोशिश कर ही रहा हूं तो डायपोल को कब तक घुमाए? तब तक घुमाए जब तक कि वो क्षेत्र की दिशा में ना आ जाए। मतलब अभी डायपोल ऐसे है, और डायपोल को घुमा करके अगर मैं ऐसे लाने की कोशिश करूं तो ये क्षेत्र की दिशा होगी, और इधर लेकर जाऊं तो क्षेत्र के विपरीत होगी। तो अगर डायपोल को क्षेत्र की दिशा में घुमाया जाए, मतलब यदि मैं बात करूं, यदि द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में घुमाया जाए मतलब कि जब ये घूम के इस डायरेक्शन में आएगा तो कितना एंगल बनाएगा? फाइनल एंगल से मतलब है, तो फाइनल एंगल कितना बनाएगा? 0 डिग्री, राइट? तो 0 डिग्री का मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 0 डिग्री, मतलब फाइनल एंगल आपको 0 डिग्री मिला। अतः हम क्या लिख सकते हैं? ये जो एनर्जी है वो हो जाएगी U इज इक्वल टू माइनस PE cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू कितनी? 1, तो U इज इक्वल टू हो गया माइनस PE। क्या समझ में आया कि जब डायपोल को क्षेत्र की दिशा में घुमा देंगे, आप क्षेत्र की दिशा में लेकर के आएंगे तो सिस्टम में तो एनर्जी आएगी, और जो सिस्टम में एनर्जी आएगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी, राइट? नेगेटिव। अब दूसरा देखते हैं बच्चों, यदि द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से विपरीत घुमाया जाए तब क्या होगा बच्चों? ऐसे केस में थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी? थीटा की वैल्यू यहां ना ला करके यहां लाए, मतलब कि फाइनल एंगल यहां से देखोगे तो 180 मिलेगा, राइट? यहां लाओगे तो फाइनल 180, तो 180 लिख दीजिए। तो यहां पर U इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? माइनस PE cos
180 डिग्री। अब cos 180 की वैल्यू -1 माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस PE, राइट, प्लस PE। क्या समझ में आया? डाइपोल को आप जब यहां से यहां लेके आए चाहे यहां से यहां, डाइपोल के यहां लाएंगे तो भी P, यहां लाएंगे तो भी P, दोनों में अंतर क्या है? एक में नेगेटिव है, एक पे पॉजिटिव है। जब ये यहां आएगा तो इसका मतलब तो ये स्थायी हो जाएगा, पता ही है आपको, नहीं घूमेगा। मतलब जब डाइपोल स्थायी अवस्था में होगा तो उसकी एनर्जी कैसी होगी? नेगेटिव, राइट। तो इसको हम लोग कहेंगे स्थायी अवस्था, राइट, स्थायी अवस्था, स्टेबल कंडीशन। और जब डाइपोल इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी एनर्जी कैसी होगी? पॉजिटिव, और ये होगा अस्थाई, अस्थाई अवस्था। अस्थाई अवस्था और स्थायी अवस्था में क्या समझ में आया आपको कि स्थायी हो चाहे अस्थायी हो, दोनों में आपको जीरो देखने को नहीं मिला। मतलब किसी भी डाइपोल की एनर्जी कभी भी फील्ड में जीरो हो ही नहीं सकती। नेगेटिव हुई तो स्थायी, अगर पॉजिटिव हुई तो अस्थायी। डाइपोल को हमें यही समझना है कि नेगेटिव एनर्जी कब होगी, पॉजिटिव कब होगी, कब स्टेबल होगा और कब अनस्टेबल होगा, ये बात आपको जहन में फिट कर लेनी है, राइट। अब हम लोग देखेंगे इसी के आधार पर क्वेश्चन। आई होप कि आपने ये एक्सप्रेशन को अच्छे से समझ लिया है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। हाँ, तो बच्चों हमारे पास एक एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करें कि जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक का मतलब क्या है, सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी और उस नेगेटिव और पॉजिटिव का भी मतलब बताना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ करके समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है और फिर कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। यदि किसी 4.8 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण वाले निकाय को 5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र से 120 डिग्री तक घुमाया जाए, तब द्विध्रुव के वैद्युत स्थिर ऊर्जा क्या होगी तथा इसकी अवस्था भी बताएं। इसकी अवस्था कैसी होगी, इसके अवस्था के बारे में भी बताना होगा आपको, ध्यान दीजिएगा। तो आइए चेक करते हैं कैसे करें। पहले तो ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, हमें दिखाई क्या क्या दे रहा है। तो डाइपोल मोमेंट दे रखा है क्योंकि कूलाम मीटर लिखा है, 4.8 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर, राइट। और फिर क्या दे रखा है, ये एक वैद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है। तो वैद्युत क्षेत्र का मान है 5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम, राइट। P हो गया, E हो गया। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो थीटा की वैल्यू दे रखी है 120 डिग्री, मतलब ये फाइनल थीटा है, राइट, फाइनल थीटा। अतः अगर मुझे निकालना होगा तो हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे, इसकी हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। कैसे निकालें, आइए देखें। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U = -PE cos थीटा से, तो U = माइनस तो रहेगा ही 4.8 × 10⁻⁸ और 5 × 10⁻³ और cos थीटा के जगह पे 120 लिखिए। 120 कौन सी कोऑर्डिनेट में होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है और cos 120 का मतलब होता है sin 30। 90 में जोड़ दीजिए, sin 30 आएगा ना, तो इसको हम सेकंड कोऑर्डिनेट में sin 30 लिखते हैं। तो -4.8 और ये sin 30 लिखेंगे ना तो ये माइनस में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो लोग मैथ्स पढ़े होंगे 10th में भी, माइनस सेकंड कोऑर्डिनेट कहते हैं इसको, द्वितीय चतुर्थांश। तो द्वितीय चतुर्थांश में नेगेटिव में वैल्यू आएगी, प्लस हो जाएगा, और इनटू 10⁻⁷ ये 3, तो ये होने वाला है बच्चों -5 और यहाँ पे 5, और ये cos 120 को sin 30 लिख दिया आपने, sin 30, और sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, राइट, 1/2। तो 4.8 × 10⁻⁵ इंटू 5 इंटू 1/2, इसको इससे कैंसिल किया तो ये मिला 2.4 × 5 इंटू 10⁻⁵, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 × 10⁻⁵ जूल। क्योंकि ये पॉजिटिव में आया है तो पॉजिटिव क्या बताता है, स्थायी या अस्थायी। हाँ, स्थायी या अस्थायी आपको समझ में आ रहा है जो मैंने वहां बता रखा था। तो पॉजिटिव आने का मतलब हम लोग लिख सकते हैं अस्थायी, मतलब सिस्टम अभी अस्थायी है, अनस्टेबल है और तुरंत अपनी अवस्था में आने के लिए तैयार है, तो इतनी एनर्जी से वो वापस अपनी अवस्था में आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक को और इसके एग्जाम्पल को देख लिया है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगले टॉपिक में मिलने वाले हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के साथ। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्या होता है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, कैसे उससे हम लोग मतलब को समझेंगे, कैसे उसके क्वेश्चंस आते हैं, जानेंगे ये सब। उसके लिए बने रहिए अगले क्लास का।